बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, आपने भारत की हमें वो सैर कराई जो खुली आंखों से नज़र नहीं आती। बहुत गहराई में जाकर उसे देखना पड़ता है और ऐसी जहान दीदा आँखें अल्लाह जिसे देता है उसे दे देता है। अभी अगले हमारे स्पीकर हैं एडवोकेट अभय टकसाल। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपका टॉपिक है लाइफ मीन्स मोर देन लिविंग। इस शेर के आखिरी टुकड़े के साथ के तारीख जागती रही किरदार सो गए, तारीख जागती रही किरदार सो गए। किरदारों को भी जागना चाहिए और वो सारे किरदार हम इसी महफिल में बैठे हुए। साथियों, हमारा ये प्रोग्राम बहुत कीमती है और हमारे जो स्पीकर्स है वो भी बहुत प्रीशियस है। बहुत जो कीमती हजरात हैं इनके ख्यालात भी बहुत कीमती है, इसलिए कोई भी दौरान प्रोग्राम जो उठ कर ना जाए। और हमारी बहनों से बहुत अदब से गुजारिश है कि वो भी ज़रा खामोशी से बैठे और बीच में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा ना करे। शुक्रिया। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस बहुत खूबसूरत शब्द है और आज हमारे देश को इसी की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए मैं पहले सलाम करता हूँ MPJ को कि उन्होंने ये मूवमेंट देश में चलाया और शुभकामनाएं देता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के लिए कि ये कामयाब हो। और जो आज का जो टॉपिक रखा है, जिस टॉपिक पर मेरे पहले बहुत अच्छी बात प्रशांत जी और रखी, मैं अपनी बात को शुरुआत करते समय मैं राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी के बारे में बोलने से पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करूंगा कि जिन्होंने हमें ये चेतावनी दी थी, कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो नाकामयाब होगा अगर हम ईमानदार और अच्छे लोग ना चुने तो। और इस संविधान में कुछ कमियां भी रही और अगर हम अच्छे लोग चुनते हैं, ईमानदार लोग चुनते हैं, जो संविधान को मानते हैं, ऐसे लोग चुनते हैं, तो उन कमियों को भी पूरा करने का काम वो ईमानदार लोग कर सकते हैं। और यही चेतावनी को याद नहीं रखा गया 2014 में। और उसके बाद आज हम लोग जो सबसे बड़ी संकट का सामना कर रहे हैं कि हमारी जो जमहूरियत है वो खतरे में है, हमारा संविधान जो है तो खतरे में है। और ये संकट को हमने लाया है, कहीं बाहर से घोड़े पर तलवार लेकर कोई नहीं आया या तोप या बंदूकें लेकर कोई बाहर से नहीं आया। इस खतरे को हमने इनवाइट किया है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बड़ी साफ बात करना चाह रहा हूं। और इसलिए जब हम सरकारों से उम्मीद करते हैं, मुझे 20 मिनट का समय दिया गया है और मैं 20 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, ऐसी कोशिश करूंगा। जब हम सरकारों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी दें, अब सरकार तो हमने ऐसी चुन ली है जो ना बराबरी मानती है, न संविधान को इंप्लीमेंट करना चाहती। वो संविधान विरोधी सरकार है, क्योंकि उनकी जो नींव है वो ही गैर बराबरी पे है। और जिनका बेसिक डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिख रखा है कि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, और एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें हिंदू तो सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का है। क्योंकि अगर ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
और वो भी ज्यादा से ज्यादा हिंदू किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र तो उनको ही मुबारक हो। उस हिंदू को जाकर बताना होगा कि ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, ये कुछ और ही है। ये बताने में हम लोग नाकामयाब हो रहे हैं। और इसलिए मैं, सरकार की तरफ तो एक उंगली बताई गई, लेकिन बाकी की 4 उंगलियां अपनी तरफ है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी तो ठीक है, लेकिन सेल्फ डिग्निटी का क्या हम सेल्फ डिग्निटी चाहते हैं? क्या हम सेल्फ डिग्निटी को बरकरार रखते हैं? आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, अगर आपके कपड़े फटे हैं, मैले हैं, आप कपड़े से ही नजर आते हैं, आप गरीब हैं, तो आप कितने भी बुजुर्ग क्यों न हो, आपसे तू तेरे से बात करेंगे। क्या नहीं, ये होता नहीं है? क्या ये हो नहीं रहा इस देश में कि आपकी दाढ़ी है, टोपी है, तो आपको इज्जत से नहीं देखा जाता, आपको एक गलत नजर से देखा जाता है? क्या इस देश में ये नहीं हो रहा कि आपकी अगर दाढ़ी और टोपी भी नहीं है तो आपकी जात कौन सी है, इसको ढूंढा जाता है? आप कांबड़े है या गायकवाड़ है, क्या और कोई है, इसको ढूंढा जाता है, खंगाला जाता है। और जब इसको खंगाला जाता है, ढूंढा जाता है, तो उसके बाद जो आपके साथ बर्ताव होता है वो भेदभावपूर्ण होता है। और इसीलिए मैं अपनी बात को पेश करते समय मैं आपको बस गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें सरकार से उम्मीद करने से पहले हमें अपने खुद से उम्मीद करना जरूरी है। क्या दोष था अखलाक का? क्या दोष था जुनैद का? बिल्किस बानो जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ी, हमें उन्हीं के साथ खड़ा रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट खड़ा रहा, लेकिन बाद में खड़ा रहा। सू मोटो कहना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि उनको नहीं छोड़ सकते आप जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप साबित हुआ है, लेकिन बिल्किस बानो को उसके लिए जाना पड़ा। पायल तड़वी हो, रोहित वेमुला हो, हेमंत करकरे हो, साळस्कर जी हो, कलबुर्गी हो, पानसरे हो, गौरी लंकेश हो, ये सारे लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़े हैं। क्या हम उन्हें याद करते हैं? क्या हमें याद करते हैं? क्या हम उनके साथ खड़े हैं? न जाने कितने लोग मॉब लिंचिंग में मार दिए गए हैं, क्या हमें उनके नाम भी याद है आज की तारीख में? हमने एक तरह से इस सिस्टम के साथ जो 2014 जो अनुपम जी ने कहा ना, एक तरह का एनेस्थेशिया दिया जा रहा है, हम लोगों ने उस एनेस्थेशिया के साथ एडजस्ट करने का एक तरीका अपनाया तो नहीं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। और इस हॉल में आप लोग इस इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, ये उसका सबूत है कि हम उस एनेस्थेशिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं भी आशावादी हूं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सरकार से उम्मीद करने से पहले हमें सेल्फ रिस्पेक्ट को हमें बरकरार रखना होगा। जो सेल्फ रिस्पेक्ट से हमें खुद से यह पूछना पड़ेगा पहले कि क्या हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं? छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज, क्या हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में सुबह से उठकर रात तक? क्या हम बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं? और ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा जवाब आपको मिलेगा आप जब वोटिंग करने गए होंगे तब। मैं नहीं पूछूंगा आपने किसको वोट किया,
लेकिन जो बुनियादी सवाल प्रशांत भूषण जी ने खड़ा किया है इस इलेक्शन सिस्टम को लेकर, उसको हमें सुधार में बदल करना पड़ेगा। जबकि ये उम्मीद की गई है कि आगे क्या किया जाए, इस सिचुएशन से कैसे मुकाबला किया जाए, ये भी कुछ बात रखने की उम्मीद है, ये अपेक्षा की है। लेकिन मैं देख रहा हूं एक उम्मीद की किरण, और वो उम्मीद की किरण मैं देख रहा हूं इंद्रजीत गुप्ता समिति की इलेक्शन रिफॉर्म रिपोर्ट से, जिसमें यह साफ साफ कहा गया था कि रिप्रेजेंटेशन, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, उससे ही इलेक्शन को काउंट किया जाए, जिससे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अलग हो जाएगा। और जितनी, क्योंकि 69% जो है वोट 2014 में बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन 69% बटा हुआ था। ये जो बटा हुआ है, वो जो बीजेपी के खिलाफ था, वो बटा हुआ रह गया, और बाकी जो है वो यूनाइटेड रहकर राज कर गया, और जो आज तक कर रहा है। आज की तारीख में भी मेजोरिटी उनके पास है नहीं, हम सब लोग हैं मेजोरिटी में, लेकिन हम लोग बटे हुए हैं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा, राइट टू लाइफ ऐसे ही नहीं मिलेगा, और डिग्निटी तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। राइट टू लाइफ भी ऐसे ही नहीं मिलेगा, और डिग्निटी भी ऐसी ही हमको दया में और भीख में नहीं मिलेगी। उसको हमको, उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। एक हम लोग स्लोगन देते हैं हमेशा, हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, और नहीं डरे थे गोरों से, नहीं डरेंगे चोरों से। ये हम स्लोगन देते हैं। इस देश की आजादी के लिए जितना हिंदू लड़ा है, उतना मुसलमान लड़ा है, उतना बौद्ध लड़ा है, उतना सिख लड़ा है, उतना ईसाई लड़ा है, आदिवासी लड़ा है, सब लड़े हैं। और इसीलिए हम सबको इस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ने कल ही सैनिटरी नैपकिन का जो अधिकार है, उसको फंडामेंटल, अपने राइट टू लाइफ से जोड़ा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन रोजगार के कानून का भी क्या? रोजगार का क्या? प्रशांत भूषण जी ने जिक्र किया कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। अभी इन्होंने कानूनी बदल दिया है, मजदूर कानूनी बदल दिए है, जिससे आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आप भूल जाइए। हिंदू को दुश्मन बता रहे मुसलमान कि देखिए देखिए मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। हिंदू को बहका रहे हैं कि मुसलमान दुश्मन बताकर, और हिंदू का ही रोजगार छीन रहे हैं। हमें ये लोगों को बताना पड़ेगा कि देश में मेजॉरिटी कौम कोई भी हो, अगर किसी भी देश की सरकार अगर कुछ अच्छा फैसला लेती है, तो उस अच्छे फैसले के बेनिफिशियरी, उसके लाभार्थी जो है, मेजॉरिटी कौम होगी ज्यादातर प्रोपोर्शन में, और माइनॉरिटी कौम होगी कम प्रोपोर्शन में। लेकिन उसी तरीके से अगर कोई भी देश की सरकार अगर कुछ गलत फैसले लेती है, तो उसकी जो शिकार होगी वो मेजॉरिटी कौम ही होगी। इस बात को हमें इस मेजॉरिटी कौम को समझाना पड़ेगा, जिससे हम बच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम अपने ही अपने इलाकों में, हम अपने ही अपने लोगों में मशगूल है कि क्या, ये सवाल अपने आप को पूछने की जरूरत है। जहां तक प्राइवेटाइजेशन का सवाल है, वो भी राइट टू लाइफ पर बड़ा हमला है, क्योंकि हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा होता है, वहां पर जो है तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के बैठते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, तुरंत सर्विस मिलती है। और इसीलिए हम लोग जो है, अगर BSNL का प्राइवेटाइजेशन होता है तो हम लोग चुप बैठते हैं, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होता है तो हम लोग चुप बैठते हैं, ST का प्राइवेटाइजेशन होता है तो हम चुप बैठते हैं, रेल का भी अदानी को दे दिया, एयरलाइन भी दे दिया। अब उस एयरलाइन का अहमदाबाद में क्या हुआ हमने देख लिया। अजीत दादा परसों हमारे में से गए, लेकिन वो प्राइवेट प्लेन था, इसकी कोई चर्चा नहीं है। बात यहीं से शुरू कर रहे हैं
कि नहीं नहीं प्राइवेट है तो बहुत अच्छा था, और इसीलिए प्राइवेट अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात, एक बात की तरफ हम क्यों ध्यान नहीं दे रहे कि प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार ने ये कबूल करना है कि मैं नालायक हूं। क्योंकि मोदी साहब आपको वो संभालने के लिए दिया था, यू आर ट्रस्टी ऑफ दिस कंट्री, आप विश्वस्त है 5 साल के लिए, आप मालिक नहीं बन सकते। मालिक बनने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब जब भी कोई इस देश को अपना मालिक समझ रहा होगा, उसको 7 समंदर पार भेजने का काम भी इन्हीं आवाम ने किया है। और इसलिए प्राइवेटाइजेशन को हमको इस तरीके से लोगों में पेश करना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन खूबसूरत नहीं होता, प्राइवेटाइजेशन डरावना होता है, प्राइवेटाइजेशन जान लेता है, प्राइवेटाइजेशन आपकी नौकरी छीन लेता है, प्राइवेटाइजेशन आपकी रोजी रोटी छीन लेता है, प्राइवेटाइजेशन आपको कहीं का नहीं रखता। इस तरीके से हमको पेश करना पड़ेगा। और आप तो मालिक थे ना BSNL के, आप तो ST के मालिक हो ना, आप तो रेल के मालिक हो ना, आप तो मालिक भी थे और एम्प्लॉय भी थे। आपकी मालिकियत आप भूल रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं। फर्ज कीजिए आपके पास कोई दुकान है और उस दुकान अच्छी चल रही है और आपने कोई मैनेजर रख दिया, क्या वो मैनेजर बेच देगा और आप चुप बैठेंगे? तो ये आप देश के साथ क्यों होने दे रहे हैं? ये मेरा बुनियादी सवाल है, ये राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये बात, इस बात को रोकते हुए आपसे ये गुजारिश करनी है कि हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट टू लाइफ ये शिक्षा से जुड़ा हुआ भी मामला है। क्योंकि अगर आपको अच्छी शिक्षा मिलती है तो ही आपको रोजगार मिलेगा, और आपको रोजगार अगर मिलेगा तो ही आप जिंदा रहेंगे और इज्जत से रहेंगे। क्योंकि अगर वैसा नहीं है तो हमको चोरी करने का लाइसेंस दो, हमको जो है तो डाका डालने का लाइसेंस दो, जो इनको मिल गया है। किसी को चुन के देना बोले तो उसको चोरी और डाका डालने का लाइसेंस ही देना इस बार तरीके से हो गया है। और कोई पैसा खा गया तो हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रशांत जी, कमा रहे हैं। उन्होंने कमा लिया, वो कमाई नहीं होती। जरा हमें अपनी शब्दावली भी बदलने की जरूरत है। वो कमा नहीं रहा, कमा तो आप रहे हैं। आप जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं और मेहनत की पैसा लेकर घर पे अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे हैं, वो कमाई है। ये लूट है, ये लूट है। और इसीलिए इस लूट को रोकने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा मेरा बहुत नजदीकी मेरा सब्जेक्ट रहा है, और मैं आपका और एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आर्टिकल 45 पर, जो आर्टिकल 45 अभी नहीं रहा। राइट टू एजुकेशन नहीं है। आर्टिकल 45 जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दिया था, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी थी एजुकेशन देने की, वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2002 में निकाल फेंक दिया है, जिससे 51 क ट आया और 21 क आया, जिसकी जिम्मेदारी अब आप पर है, पेरेंट्स पर है, और जिससे सारा एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और जिससे अभी स्कूलें बेची जा रही हैं, और जिससे आपके जेब में से पैसा निकाला जा रहा है। और इसीलिए उस आर्टिकल 45 को भी बचाने की जरूरत थी और उसको नए आयाम में लाने की जरूरत थी। बाबा साहब ने 14 साल तक की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही थी 45 में, जिसमें शैल वर्डिंग किया था। हमें अब उसके लिए एक मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत है कि हमें आर्टिकल 45 को फिर से लाना है, लेकिन अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं तो फंडामेंटल राइट में लाने के लिए मूवमेंट बढ़ाना है। और सिर्फ 14 साल तक की उम्र तक के बच्चों के लिए नहीं तो केजी से लेकर पीजी तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये MPJ का आने वाला एजेंडा होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और मुझे एक बहुत एम्प्लॉयमेंट के बारे में एक सजेशन ये देना है कि एक प्राइवेट बिल पेश हुआ है अनुपम जी, जिसका नाम है भगत सिंह एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और जिसको हमारे एक MP P संतोष कुमार ने राज्यसभा में पेश किया है।
और जिसको अभी तो मनरेगा गया हमारा, उसको भी बचाने की बड़ी मूवमेंट करने की जरूरत है। लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान है जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके लिए गारंटी देने वाला कानून की मांग की गई है। हमें यह चाहिए कि ऐसे जो अब प्राइवेट बिल है वो उसका क्या होने वाला है, एक एमपी ने पेश किया है, अगर उसकी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो क्या होने वाला हमको मालूम है। लेकिन ये हमारा फर्ज है कि ऐसे जब प्राइवेट बिल वहां पर पेश होंगे तब उस प्राइवेट बिल के सपोर्ट में जरा आवाम में से एक बड़ी मूवमेंट खड़ा करना, ये भी हमारा काम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा एक बहुत पसंदीदा एक गायक भी है और कवि भी है, राहगीर, मैं उसको याद करके अपनी बात यहां पर खत्म करता हूं कि कौन नहीं चाहता बेफिक्री से जीना, मगर कौन नहीं चाहता कि बेफिक्री से जीना, मगर शायद उनके घरों में अच्छे हाल नहीं है। कौन नहीं चाहता बेफिक्री से जीना, मगर पर शायद उनके घरों में अच्छे हाल नहीं है। और आगे राहगीर कहते हैं कि भाई मैं कल ही निकल जाऊं पहाड़ों में चाय पीने, क्योंकि आजकल जब हमको सिर्फ मोबाइल और ये लैपटॉप और टीवी और स्मार्ट टीवी से कुछ बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है, तो हमको नेचर की तरफ जाना पड़ता है, कुदरत की तरफ जाना पड़ता है। और हम सब लोग जो है तो संडे हो तो अपने फैमिली को लेके कुदरत की तरफ जाते हैं। तो ये राहगीर कहते हैं कि भाई मैं कल ही निकल जाऊं पहाड़ों में चाय पीने, लेकिन पीछे से माँ ने आवाज दी कि घर में दाल नहीं है। तो इस परिस्थिति को बदलना है, इस परिस्थिति को बदलना है। और अगर इस परिस्थिति को बदलना है, इन हालातों को बदलना है, तो पहले तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। धन्यवाद।